अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद, प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जुआ किसी का ना हुआ। जुए के बाइस ना सिर्फ लाहौर में एक बड़ी तादाद में जो नई नस्ल है वो बिगड़ रही है, बल्कि इसके अंदर बड़ी उम्र के और मिडिल एज अफराद भी अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो तबाह कर रहे हैं। ये जुए की लत जिस शख्स को पड़ जाती है, उसका घर बार, सोशल स्टेटस, सब कुछ जो है वो दाव पे लग जाता है और वो कुछ भी हारने के लिए तैयार होता है ताकि कुछ जीत सके। आज के प्रोग्राम में पुलिस की क्या कारकर्दगी है, पुलिस जुआरियों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, मजहबी तौर पे जुआ क्यों हराम करार दिया गया है, माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि हमारे साथ रिवाज गार्डन पुलिस जो है वो साथ आई है। रिवाज गार्डन पुलिस को इतला मिली है कि इनके इलाके धूपसड़ी के अंदर जुआ हो रहा है और शराब फरोशी और शराब नोशी भी लोग जो हैं वो कर रहे हैं। इंचार्ज रिवाज गार्डन चौकी जो है वो हमारे साथ आए हैं यहाँ पे रेड करने के लिए। हम देखेंगे कि कौन लोग हैं जो जुआ खेल रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं और शराब मंशियात के इस जुए के साथ और मंशियात वगैरह भी लिंक्ड हैं कि नहीं, ये तमाम चीज़ें इस रेड में देखेंगे। पहले इनसे इनके साथ चलते हैं जहाँ पे ये छापा मार रहे हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इनको एक टिप मिली है कि यहाँ पर जो है वो जुआ खेला जा रहा है। इनसे पूछेंगे कि इनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से इनको ये सारी इतला मिली और अब कितने मुलजिम जो हैं वो इसके अंदर वहाँ पे जुए के अड्डे पे बैठे हुए हैं। आपने देखा है कि यहाँ पर पुलिस को इतला मिली थी कि जुआ हो रहा है और पुलिस की बड़ी तादाद ने यहाँ पे छापा मारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंचार्ज चौकी रिवाज गार्डन ने यहाँ पे छापा मारा है और यहाँ पर आपको अगर हाफिज इमरान दिखा सके कि जुआ ना सिर्फ जुआ हो रहा है बल्कि यहाँ पर शराब नोशी भी हो रही है। इंचार्ज रिवाज गार्डन ने यहाँ पे छापा मारा है और आपने देखा है कि जुआ खेलते हुए चंद अफराद को यहाँ से हिरासत में लिया गया है और उनके पास से रकम, भारी रकम जो जुए पे लगी हुई थी वो भी बरामद की गई और साथ ही साथ यहाँ पे शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। पहले चौकी इंचार्ज से पूछते हैं कि उन्नको ये कैसे इतला मिली। नसीम खान साहब, कैसे आपको इतला मिली कि यहाँ पे जुआ हो रहा है? दिन के औकात में जुआ बहुत कम खेला जाता है। असल में कुछ दिनों से हमें इतला थी कि यहाँ पे इल्लीगल एक्टिविटी होती हैं, तो आज भी इंफॉर्मर ने इतला दी कि कुछ शराब की डिलीवरी हो रही है। इसी सिलसिले में रेड की है। जब रेड की गई तो आगे से ये बंदे 6 या 7 बंदे थे जो जुआ खेल रहे थे, इनसे ये रकम बरामद हुई है और ये शराब की बोतलें हैं ये भी बरामद हुई हैं। जैसे भी हम जब आप रेड करने के लिए आ रहे थे तो बहुत सी खवातीन जो इलाके में खड़ी हुई थी वो भी कह रही थी कि इलाके में बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा शिकायत भी की हैं। तो इस इलाके के अंदर जुआ जो है वो परमानेंट होता है और ये शराब फरोशी और शराब नोशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली हमारे अफसरों की तरफ से काफ़ी खबरें इंस्ट्रक्शन मिलती रहती हैं। आज भी एसपी इकबाल टोन साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस है। आज भी ये रेड किया गया है, तो जब भी रेड करते हैं यहाँ पे हमें रिकवरी होती है, तो हमने कभी भी इन लोगों को ऐसी इजाज़त नहीं दी और पुलिस रेड करती रहती है और ये आज भी देखें आपके सामने ये रेड हुआ। जैसे आपको इतला, तो आपके मुताबिक इतला जो है वो शराब की मिली आपको कि यहाँ पे शराब जो है वो डिलीवरी हुई है? जी, आज जो हमें एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन थी वो बेसिकली है शराब की थी और जब शराब के सिलसिले में रेड की गई तो आगे से ये जुआ खेल रहे थे। जो लोग यहाँ पे जुआ खेल रहे थे उनसे जानते हैं। चाचा जी, कितने अर्से तो जुआ खेल रहे हो? तकरीबन 1.5 साल। तो क्यों खेल दो? वजह भाई है भाई आप टाइम पास कर। तो किन्ने पैसे हारे हो, किन्ने जीते हो अज? हाली तो भाई शुरू किया तो किन्ने पैसे ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ? 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ? ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਤੇ ਜੂਏ ਤੋਂ? ਬਾ ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਜਾਈਦੇ ਭਾਈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ। ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਕਿਦੇ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ? ਇਹ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਖੇਡਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੂਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਸ਼? ਬਸ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਹਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੂਆ ਖੇਡੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਏ? ਬਸ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਜੂਆ ਨਾ ਖੇਡਿਓ, ਪੈਸੇ ਨਾ? ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਲੜਾਈ ਪਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜੂਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਂਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਈ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡੀਦਾ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਛਾਪਾ ਛੁਪਾ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਹੋ ਗਿਆ 4-5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਆਦਤ ਪਈ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸਰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਸਰ ਮੈਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਬਾਊ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ? ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ 5000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਕੋਈ 20-22 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਈਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੂਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੂਏ 'ਚ ਸਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਸ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 12-12 14-14 ਘੰਟੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੂਏ 'ਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਦਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵੈਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਐਸਾ ਸੀ 10-20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ? ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 700-800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਜੀ। 700-800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ, ਯਾਨੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 5000 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਦੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪੀਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, कभी कदार कर ली था भाई जब। नसीम साहब, पर्चा किन दफात के तहत दर्ज होता है इसका? ये इन पे 3/4 शराब का है, जो 3/4 के तहत दर्ज होगा, जो जुए का है 5/7/78 कमारबाजी एक्ट के तहत। अच्छा, इसके अंदर एक जुए की दफा लगेगी और शराब की, जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये दोनों हैं। और इनके अंदर ये बेलेबल ऑफेंसेज है? जी बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन ये कल को इनको कोर्ट में पेश करेंगे, जो अदालत हुक्म करेगी उस मुताबिक अमल किया जाएगा। फिलहाल इन पे FIR लॉन्च करेंगे भी जाके, और इसके मुताबिक फर्दर जो भी प्रोसेस होगा वो कोर्ट के। यहाँ से अंदाजन कितनी की रकम है ये पड़ी हुई जो? ये होगी तकरीबन 20,000 के करीब होगी। तो ये जो शराब फरोश है जो इनको शराब बेच के, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, उसके बारे में पता करेंगे कि कौन बंदा फरोख्त करता है, फिर उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई होगी वो करेंगे, उसे भी अरेस्ट करेंगे। ये एक्चुअली है तो एक बुराई ना, इस बुराई को भी इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। और बहुत मेहरबानी। आपने देखा कि ये सिर्फ लाहौर का एक इलाका रिवाज गार्डन ही है जहाँ पर ये जुआ खेला जा रहा है। लाहौर के पॉश तरीन इलाका जो है वहाँ पे भी जुआ खेला जाता है, और गरीब से गरीब इलाका जो है वहाँ पे भी खेला जा रहा है। इस बुराई को जड़ से क्यों उखाड़ फेंकने के अंदर पुलिस नाकाम है? पुलिस हुकाम इस हवाले से क्या कहते हैं वो आपने सुना। ये कहाँ से मंशियात और सारा कुछ ले रहे हैं, आप ये भी चीज़ें सुन रहे हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए खेलते हैं और साथ पैसे भी लगा लेते हैं, और जुए के साथ ही साथ शराब नोशी भी कर लेते हैं ताकि वक्त अच्छा गुजर जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस जुए के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आगे लीड करती हैं मंशियात को, शराब नोशी को, इन तमाम चीज़ों की। पुलिस की आला क़यादत इस बारे में क्या कहती है, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं जो जहनी अमराज को डील करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। यूँ तो लाहौर पुलिस बहुत दावे करती है कि जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ वो मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो बनाए रखे हुए हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो शरपसंद अनासिर हैं या नक्स अमन पैदा करने वाले अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन एक जुर्म ऐसा है जिसकी हवाले से पुलिस कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन रोज़ाना वो जुर्म जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में पाया जाता है, और इसके अंदर तफरीक भी नहीं है कि सिर्फ ये पॉश इलाकों में हो रहा है या मिडिल क्लास इलाकों में हो रहा है, बल्कि ये लाहौर के गरीब से गरीब इलाकों में भी हो रहा है और अमीर से अमीर इलाकों में भी हो रहा है, और ये जुर्म है जुआ। बेशक इस्लाम में भी इस जुर्म के हवाले से जो है बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत हदायत हैं इसके हवाले से, लेकिन लाहौर पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है, जुआ लाहौर के अंदर एक ट्रेंड बनता जा रहा है। इस ट्रेंड को कर्ब करने के लिए लाहौर पुलिस क्या कर रही है, उसके लिए हम DIG ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान साहब के पास आए हैं। खान साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो PROs हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक प्रेस रिलीज़ भेजते हैं कि फ़लाँ इलाके में कमारबाजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, 15 को गिरफ़्तार कर लिया,
हज़ारों लाखों की नकदी बरामद कर ली, लेकिन उसके बावजूद अगले ही दिन उसी इलाके से दोबारा जुए की इतला मिल रही होती है। जुए को लाहौर पुलिस कितना संजीदगी से लेती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपका सवाल भी ठीक है और मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसे इशू पे आप आज बात कर रहे हैं जो इशू ये है कि हमारे सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है उसको तबाह करता है। अभी आपसे जो इनफॉर्मल भी गुफ्तगू हो रही थी, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि बड़े ख़ानदानों के ख़ानदान ना सिर्फ तबाह हो जाते हैं, बल्कि मेरे तो मुशाहदे में ये भी बात आई है कि ये जो कुमारबाजी, जो जुए के अड्डे हैं, ये बहुत से और क्राइम को भी जन्म देते हैं। तो एक बड़ी मशहूर फ़िलासफ़ी है पुलिसिंग की जो कहते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी, कि जब एक जगह कोई विंडो टूटी होती है तो बहुत से और जराइम भी वहाँ पे जन्म ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल कुमारबाजी के अड्डे जो है, यहाँ क्रिमिनल भी बैठते हैं, यहाँ शहरी भी यहाँ से पकड़े जाते हैं। हर लिहाज से इसको कला कमा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक संजीदगी की बात है, हमारी हर क्राइम मीटिंग में IG पंजाब डॉक्टर शाहिद दस्तगीर साहब का ये बड़ा क्लियर कट विजन है और पॉलिसी है कि सोशल वाइसेस में पे काम करना है, क्योंकि सोसाइटी के फैब्रिक को तबाह कर रही होती हैं। और वो हमेशा इस बात का ख़ास तौर पे पूछते हैं। हाँ सर, जैसे आपकी पढ़ाई भी लाहौर में है, आप लाहौर से पढ़े, तो आपने देखा होगा कि पहले लाहौर के अंदर जुआ जो था वो पर्ची जुआ होता था, या ताश खेलते हुए लोग पाए जाते थे अंदरून शहर के अंदर ताश खेल रहे होते थे और कुछ रकम उन्होंने लगाई होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, शहरों ने तरक्की की, तो आज लाहौर के अंदर जुए का ट्रेंड ही डिफरेंट हो गया है। जुआ अमीर से अमीर बंदा भी खेल रहा है और गरीब से गरीब भी खेल रहा है, और तमाम लोग जो हैं वो अपनी इस्तात के मुताबिक खेल रहे हैं। उसको कैसे आप लोग रोकने की कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लाहौर पुलिस नहीं जा पाती? देखिए, मैं इसमें इस सिलसिले में आपको बताऊं कि जुए की जो किस्में हैं अभी, वो एक किस्म का जुआ नहीं हो रहा। जुआ जो है वो तकरीबन 4 या 5 किस्मों का है। एक जुआ जो है वो किसी जगह पे हो रहा है ख़ास, उसके लिए कोई, चाहे वो प्राइवेट प्लेस है, गैमलिंग प्लेस है, चाहे वो पब्लिक है, उसके ऊपर पुलिस के ऊपर आमतौर पर इल्ज़ाम लग जाता है जी लोकल SHO की शीरबाद से हो रहा है। एक तो ये मसला है। अगर आप टिपिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमने 700 से ज़्यादा पर्चे दिए हैं कुमारबाजी और पर्ची जुए पे इस साल, और लोगों को भी पकड़ा है। अगर आप फिगर्स की बात करें तो 1 करोड़ के करीब 70 लाख एक जगह पे कुछ ना कुछ काफ़ी पैसे भी पकड़े और वो जमा हो गए एज ए केस प्रॉपर्टी। लेकिन इसका ये हल नहीं था, क्योंकि या तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या वो भाग जाते हैं। तो हमने अभी जैसे बैगर्स कार्ड हमने बनाया, तो अभी हमने SSP ऑपरेशन के सरबराही में एक बनाया सिस्टम कि जिसके तहत जुए के लिए हमने रैंडम टीमें तश्कील देते हैं। वो हो सकता है कोई शादमान का अफसर हो, DSP शायद बरकी से हो, कोई गुलबर्ग से हो, वो टीमें करती हैं और वो इंटेलिजेंस बेस्ड पे जुए पे काम कर रही हैं। खान साहब, अगर लाहौर की बात की जाए तो अमूमी तौर पर लाहौरियों को जुए के बारे में अगर किसी से पूछें तो वो कहेंगे कि ताश के ऊपर जुआ खेला जा रहा था, पर्ची सिस्टम चल रहा था, या लूडो वगैरह इस तरह की गेमों के ऊपर हल्का फुल्का जुआ खेला जा रहा था। अभी हाल ही में हमें पता चला कि पतंगबाजी के ऊपर भी जुआ जो है वो होता है और पर पेज पैसे लगते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी जनरी है जो जुआ खेल रही है, जैसे लाहौर में घोड़ रेस जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट में जुआ खेला जाता है। इसी तरह डिफेंस के इलाके में जो कार रेसें हो रही हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जुआ खेला जा रहा है, और नहर के ऊपर अब तो जो कार्ड रेसिंग हो रही है उस पर भी जुआ खेला जा रहा है। लाहौर पुलिस ने कार्रवाइयाँ तो बेशक की हैं, लेकिन ये जो 3 स्पेसिफिक हेड्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कार रेसिंग, घोड़दौड़ और कार्ट रेसिंग, इसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर तो कभी कार्रवाई नहीं देखी गई। नहीं, वो मैं इसमें आपको अर्ज़ करता हूँ। उसमें यह है कि जो आपने बातें की, ये भी जुआ स्टैटिक है जो कि किसी प्राइवेट या किसी पब्लिक प्लेस पे हो रहा है। जुआ किनेटिक है जो कि किसी न किसी मूवमेंट के हवाले से है, और जुआ ऑनलाइन भी है, और जुआ ऐसी जगहों पे भी हो रहा है कि जुआ आप लाहौर में बैठ के खेल रहे हैं, और जो गैमलिंग हाउस है वो कहीं ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ आइलैंड पे है, जो कहीं और है। बिल्कुल। तो जुआ है। अब आप देखें कि जो ट्रेडिशनल किस्म के पुराने लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, वो तो शायद अभी भी उसी तरह से उन्होंने कोई जगह ली हुई है जहाँ जुआ करवा रहे हैं, और बड़ी जल्दी वो ट्रेस हो सकते हैं, और वो हम इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे और बिल्कुल ज़ीरो करेंगे। जहाँ तक जुआ ऑनलाइन की बात है, वो आपको पता है FIA का मैंडेट है साइबर क्राइम, हम उनसे मशावरत भी करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और उस पर भी काम करेंगे। तो जुए की सज़ा क्या है? मुकदमा दर्ज ये उम्र जो आपने ये सवाल किया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल लॉज हैं, बहुत से क्रिमिनल लॉज जो है वो 2 तरह के लॉज होते हैं, ये आपको पता है। एक तो आपका मेजर एक्ट्स हैं जी, आपको तो पाकिस्तान पिनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान है, जिसमें 511 सेक्शंस हैं, हर चीज़ को उसमें कवर किया गया। लेकिन उनके वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें इतनी नुमायाँ हो गई कि उसके लिए अलग से कवानीन बनाने पड़े, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो नारकोटिक्स हो, चाहे
गैम्बलिंग हो, चाहे और काइट फ्लाइंग की बात कर लें। मैं समझता हूँ कि जैसे हमने रिसेंटली लाहौर पुलिस ने और IG पंजाब ने ये चीज़ हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से टेकअप किया है कि हम कुछ ना कुछ जी काइट फ्लाइंग के अंदर हम कुछ अमेंडमेंट्स तजवीज़ कर रहे हैं। इसी तरह गैम्बलिंग एक्ट, अभी आपसे भी डिस्कशन हो रही थी, 1978 का गैम्बलिंग एक्ट है और अगर आप पढ़ें तो इसमें सज़ा है 5,000 रुपये तक जुर्माना। सही। अब देखें दूसरी तरफ है 2 साल तक सज़ा या 5,000 रुपये जुर्माना, इसका कोई तवाज़न नहीं है। ये तो होना चाहिए कि 2 साल तक सज़ा, देखें इंसान की ज़िंदगी के 2 साल सज़ा मिल सकती है, या फिर जुर्माना 5,000। तो 5,000 तो हम जो केस फाइल तैयार करते हैं उस पर ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो हम इसी तरीके से अगर वो प्राइवेट प्लेस पे गैम्बलिंग हो रहा हो तो 3 साल तक सज़ा है। लास्टली एंड वेरी प्रिसाइजली, ऑपरेशन विंग के हवाले से एक राय आम तौर पे माशरे में पाई जाती है कि ये बस मुकदमा दर्ज करते हैं और अपनी जान छुड़ा लेते हैं। आपको लगता है कि अगर ऑपरेशन विंग डेटरेंस क्रिएट करना शुरू कर दे, SHO अपने थाने इलाके के अंदर डेटरेंस क्रिएट कर दे, तो इस किस्म के जो जराइम हैं वो यानी होने से पहले ही ख़त्म हो सकते हैं? नहीं उमर, ये थोड़ी मिसकंसेप्शन है। नंबर 1 तो लाहौर में 2 विंग्स नहीं है, 3 है। एक सिक्योरिटी तो आपको तो स्पेशलाइज्ड है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारा विंग है वो 75% जो इन्वेस्टिगेशन है सीरियस नोयत की, जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान लगी होती है ख़ास तौर पे, और जो हिनवस क्राइम होता है उसको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। 25% इन्वेस्टिगेशन अभी भी हमारे विंग के अंदर ही होती है, उसमें ये भी शामिल है। तो कुमारबाजी की इन्वेस्टिगेशन विंग को नहीं जाती, इस तरह काइट फ्लाइंग की भी नहीं जाती। तो लोकल एंड स्पेशल लॉज जितने भी हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी इन्वेस्टिगेशन विंग। ये एक और बात है कि मैंने वैसे रिक्वेस्ट पिछली टेन्योर में जब मैं DIG ऑपरेशन लाहौर था तो मैंने CCP साहब को भेजी थी, वो भी ज़ेरे गौर है कि इन्वेस्टिगेशन 100% ही इन्वेस्टिगेशन विंग को दी जाए, शायद कभी वो मंजूर हो जाए। जब तक नहीं होती तो हम ही कर रहे हैं, तो ये प्योरली ऑपरेशन विंग का है जिम्मेदारी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग को नो डाउट उनकी टॉप प्रायोरिटी सिक्योरिटी होती है कि सिक्योरिटी लैप्स ना हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया। आपने DIG ऑपरेशन इशफाक अहमद खान साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है क्योंकि अगर ये कोई वादा करते हैं तो ये पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। पतंगबाजी के ऊपर भी इन्होंने सजाएं बढ़ाने के लिए किया है और आज जुए के हवाले से भी इनका कहना है कि ये डेफिनेटली इस चीज़ को टेकअप करेंगे और इसकी सज़ा और जुर्माना जो है उसको बढ़ाने के लिए ना सिर्फ CCP लाहौर से बात करेंगे बल्कि इसके अंदर अपनी लीगल टीम से भी मुशावरत करेंगे और जो भी मैक्सिमम इसमें पेनल्टी और पनिशमेंट जो है वो तजवीज़ की जा सकती होगी वो तजवीज़ करेंगे। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जुआ अमीर करा रहा हो या गरीब करा रहा हो, दोनों ही पुलिस के लिए बराबर हैं और जिस तरह से इस हम जुर्म अंजाम में इस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो डेफिनेटली मज़ीद विजिलेंट करेंगे लाहौर पुलिस को और जुए को लाहौर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोशिशें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर सैयद फरहाद अली शाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो गैम्बलिंग एक्ट है उसके तहत सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी होती है, और मुलजिमान जो हैं वो तो अगले दिन ही बेल आउट हो जाते हैं। तो माशरे में से इस नासूर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जबकि इस्लाम भी इसको हराम करार दे चुका है। फराज साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। गैम्बलिंग एक्ट के बारे में कुछ बताइएगा, इसके अंदर मैक्सिमम पेनल्टी और पनिशमेंट क्या है? बेसिकली ना ये एक्ट एंटी गैम्बलिंग एक्ट है और इसके अंदर बेसिकली इसका मकसद यही था कि जुए की जो वबा है उससे एक तो नई नस्ल को बचाया जाए और इसको उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर किया एक जुर्म। अब इसके अंदर क्योंकि ये पुराने एक्ट्स हैं और इन एक्ट्स की वजह से जो सज़ाएं हैं वो उस लेवल की नहीं है कि जिसकी वजह से कोई डेटरेंस हो और लोग इससे इसको समझें कि इसकी कोई इतनी सज़ा हो जाएगी कि कल को। बेसिकली ये सज़ाएं हमारे पास जराइम की सज़ा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया। एक वो सज़ाएं हैं जिनकी 10 साल से ज़्यादा सज़ा और कुछ जराइम है जिनकी 10 साल से कम सज़ा है। जिनकी जराइम की सज़ाएं 10 साल से ज़्यादा है उनको हम कहते हैं प्रिवेंटरी क्लॉज, कि उसकी बेल जो है वो इतनी ईजीली नहीं होती। लेकिन जो उससे कम जराइम की सज़ा है, जैसे आपके हर्ट के केसेस हैं 5 साल सज़ा, 2 साल सज़ा, इसी तरह ये आपकी गैम्बलिंग है कि 5 साल सज़ा है और कुछ जुर्माना जो 5,000 तक एक्सीड हो सकता है। तो इस किस्म के जराइम नॉन प्रिवेंटरी क्लॉज ऑफेंसेस होने की वजह से इनकी बेल अगले दिन हो जाती है और कई दफ़ा ये होता है कि जज साहब की ये डिस्क्रेशन होती है कि वो सेम डे भी बेल जो है वो अलाउ कर। यानी पुलिस ने अगर एक मुलजिम को आज जुआ खेलते हुए पकड़ा है तो उसी दिन उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके ज़बान। वो बेसिकली उसमें रीज़न ये होता है कि जब पुलिस ने गिरफ्तार करना होता है तो पुलिस ने मैजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना होता है। क्योंकि ये जराइम जो है नॉन प्रिवेंटरी क्लॉज में फॉल करते हैं तो इनकी कल को भी नोटिस रिकॉर्ड के लिए कोर्ट ने करना होता है। तो रिकॉर्ड क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आया हुआ होता है
तो इसको मज़ीद इसको जुडिशल वो इसलिए नहीं भिजवाते कि एक स्टेट एक्सपेंस पर एक और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है कि यहाँ से मुलज़म को लें और उसको जेल ले जाएं और अगले दिन उसकी वो बेल हो, छोटी मोड़ लें, फिर उसको वो रिलीज़ करें। तो उस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को बचाने के लिए और पब्लिक एक्सचेकर को बचाने के लिए कोर्ट्स ये करती हैं कि वो इस किस्म के केसेस के अंदर वो सेम डे बेल ग्रांट कर देते हैं और उनसे श्योरिटी मोड़ लेते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मसला, मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू, आपका ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर प्रोसिक्यूशन भी गिरफ्तार करने की हद तक पुलिस इंटरेस्टेड होती है। स्टेट उसके बाद मैंने कभी भी जुए के अंदर केसेस के अंदर लोगों को सज़ा होते नहीं देखा, क्योंकि लोग करते हैं कि कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट भी ये इस सीक्वेंस में होती है कि जितने केसेस जो है अगर रश बहुत है, बल्क का वर्क है, तो वो 2-4 हज़ार रुपये जुर्माना करके, इवन अदरवाइज 500 रुपये जुर्माना करके 1000 रुपये जुर्माना, क्योंकि इन ऑफेंसेस की सज़ा लिखी हुई इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ये अदालत की मर्जी है कि वो किसी को सज़ा जो है कैद की दे, जुर्माना करे या दोनों करे। जैसे जुआ जो है वो लाहौर की हद तक देखा जाए तो अमीर से अमीर भी खेल रहा है और गरीब से गरीब भी खेल रहा है, और जैसे अभी आपने खुद भी फरमाया कि इसके अंदर सज़ा ना होने के बराबर है और जुर्माना भी इतना मामूली सा है कि कोई भी दे सकता है, नॉमिनल सा। लेकिन अगर आप जुआरियों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा दीदा दिलेरी से अब ये कराना शुरू हो गए। पहले ये ढका छुपा होता था, अब तो ये खुला होना शुरू हो गया। घोड़ दौड़ हो रही है, कार रेसिंग हो रही है, वन व्हीलिंग हो रही है, हर चीज़ के ऊपर जुआ होना शुरू हो गया। तो खामी कहाँ पे है, किसका कसूर है? देखिए, मैं इसमें बड़े आपके सामने ना इस चीज़ को, क्योंकि हम हाईलाइट करना चाहते हैं और ताकि इससे है कि अरबाब इख्तियार तक ये आवाज़ पहुँचे। देखिए, हमारे पास तो जुए की अब ये सीक्वेंस हो गया है कि लाहौर में बुक भी चलती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लाहौर के प्राइवेट होटल्स के अंदर लेटो वो आपकी मशीन कहलाती है जिसके अंदर वो घूमती है और बॉल वो बिल्कुल लगी हुई है, इंस्टॉल। और ये नहीं कि इंतज़ामिया को पता नहीं, इंतज़ामिया को पता है। जैसे बाकी जराइम से रिलेटेड लोग मैनेजमेंट करते हैं, इसी तरह जुआ करवाने वाले भी मैनेजमेंट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही है क्योंकि ये फरसूदा, मैं कहूँगा, कानून साजी है। और जो इदारे बने थे लेजिस्लेशन के लिए वो लेजिस्लेशन नहीं कर रहे। देखें, 2010 से पहले चेक किसी को देना या बाउंस होना जुर्म नहीं था। आपने अमेंडमेंट किया, 489 आप इंट्रोड्यूस करके लाए, उस वक्त आपने सज़ा रखी 3 साल। अब आप उसको अमेंड करेंगे, इसकी सज़ा 10 साल कर दें, ताकि लोग किसी को इस तरीके से चेक ना बांटे जिस तरह टॉफियाँ बंटती हैं। इसी तरह ये जराइम जो थे ये बड़े आप समझें तो माशरे तबाह हो रहे हैं इन जराइम की वजह से कि जुए की बाबत हमारी शरीयत के अंदर भी कोड़ों की सज़ा है, क्योंकि आपकी इस्लामिक जो सज़ाएं थी उसको इंडक्ट किया गया पीपीसी के अंदर और ये स्पेशल लॉज लाए गए थे। लेकिन इनकी सज़ाएं जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर पूरे तरीके से डिस्कशन करके इनको प्रिपरेटरी सीक्वेंस में नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। क्योंकि जुआ खेलने वाला और जुआ खिलाने वाले दोनों इस बात पे उनको एतमाद है कि हम बिल्कुल, अगर अव्वल तो हमें पकड़ेगा कोई नहीं, और अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो हम विद इन फ्यू आवर्स जो है वापस अपने घर आ जाएंगे और दोबारा जुआ खेलना शुरू। एक जुमला लाहौर पुलिस के हवाले से या पुलिस के हवाले से बहुत आम फहम है कि जिस इलाके में भी जुआ हो रहा होता है वो SHO या उस इलाके का जो भी अफसर है वो करवा रहा होता है। आपके मुशाहिदे में ऐसी कोई चीज़ आई कि आप एक अरसे से क्रिमिनल केसेस को देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कोर्ट में आप पेश होते हैं, इसमें कितनी सदाकत लगती है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम सारा का सारा मलबा SHO पे डाल देते हैं। SHO अकेला कुछ भी नहीं है। और ये जो आपका पूरा सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ SHO की ना तो जिम्मेदारी है और ना ही उसके पास कोई इतना पूरा, लेकिन एक आम तासुर जो हम एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज ए लॉयर ये बिल्कुल है, ये मैं नहीं मान सकता कि किसी इलाके के अंदर जुआ और SHO को ना पता हो। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, किसी अफसर की वजह से वो उसके अंदर इंटरफेयर ना कर सकता हो। देखिए, हमारे एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर MNAs, MPA, नाज़िम, इन सब लोगों की अपने इलाके की हद तक SHO अपनी मर्जी के ये लगवाते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि वो इस किस्म के लोग, क्योंकि उनके वोटर होते हैं, वोट बैंक होता है, तो वो पब्लिकली प्रेशर बिल्ड करते हैं इस चीज़ के अंदर कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन या इदारा उनकी तरफ क्रैकडाउन की तरफ जाए तो वो उसके अंदर एक पूरे के पूरे। बहुत ही मुख्तसर सा और आखिरी सवाल, इस ये जो एक वबा की तरह जुआ फैल रहा है हमारे माशरे में और स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्या सजेशन देंगे? इसकी रोकथाम के लिए मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आप लेजिस्लेशन प्रॉपर नहीं करेंगे, आप जब तक सजाएं प्रॉपर, मतलब इसके अंदर से आप जुर्माना निकाल दें, आप पनिशमेंट रखें,
कि कोर्ट भी लेसर साइड पे ना जा सके और आप मिनिमम पनिशमेंट रख दें कि ये अगर इसके अंदर ये साबित हो गया, लेकिन साबित तो पहले दिन होता है कि पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया, उनके पास से पैसे भी लगे मिल गए, उनके पास से वो लूडो के जरिए खेल रहे हैं, वो बुक के जरिए जिस तरह भी खेल रहे हैं, तो ये प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं होता। प्रूव करने के बाद भी अगर कोर्ट ने 500 रुपये जुर्माना करना है तो क्या फ़ायदा हुआ, सारा यूज़लेस हो गया। तो सज़ाओं को बढ़ाना पड़ेगा और जुर्माने को बीच में से ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये अमेंडमेंट इन लॉ है जो ज़रूरी है, जिसको होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपने सैयद फरहाद अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अगर इस जुए को, इस नासूर को मुआशरे से ख़त्म करना है तो जुर्माने को ख़त्म कर दें, सज़ाओं को बढ़ा दें। जब सज़ाएँ बढ़ जाएंगी तो कोर्ट भी सज़ा देने पर मजबूर होगा और इससे इसके अंदर जो मुलव्विस अफराद हैं उनके अंदर खौफ और डर जो है वो पैदा होगा और वो इस नासूर से दूर रहेंगे। कानूनन जुआ खेलना जुर्म है, लेकिन इस्लाम में भी इसकी सख्ती से ममानियत है और इसको हराम करार दिया गया है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो जुए को हराम क्यों करार दिया गया है और इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए मौलाना रागिब नईमी साहब के पास हम आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। मौलाना साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जुआ इस्लाम में हराम क्यों करार दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ऐसा मज़हब है जो मेहनत के ऊपर यकीन रखता है, मेहनत की अज़मत का कायल है। उसके साथ इस्लाम कतन ये नहीं चाहता है कि मेरे मानने वालों के पास आने वाली रकूम ईज़ी कम ईज़ी गो के हिसाब से रहें और ये बात जहन में रहें कि जहाँ कहीं पर भी रकूम ईज़ी कम के ज़रिए आती हैं या बग़ैर किसी मेहनत के ज़रिए आ जाती हैं, वहाँ पे उसके मफासिद ज़्यादा होते हैं और बिलअमूम उनका इस्तेमाल ऐसे मकामात पे होता है जो अमूमी तौर पे इस्लाम में हराम करार दिए गए हैं। हम जिस जुए की बात हो रही है, जिसे कुरान करीम ने मैसर के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया है कि अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया है जुए को। अब उसकी हुर्मत की बुनियादी वजह भी ये है कि ये तमीज़ ख़त्म कर देता है जुआ खेलने वाले के लिए और बसा औक़ात जुआ खेलने वाला इसमें इतने आगे निकल जाता है कि वो अपने मुहर्रमात को भी जुए में दाव पे लगाने से देख नहीं करता। और फिर जो जुए का बुनियादी मसला ये है कि हर जुआ खेलने वाला इस उम्मीद पर अपने पैसे दाव पे लगा रहा होता है कि शायद अगली दफ़ा में उसकी किस्मत का पांसा पलटे और वो जितना नुकसान उससे हुआ है वो सारा का सारा रिकवर करने में कामयाब हो जाए। और बिलअमूम वो होता नहीं है। ज़ाहिर बात है जो 10 अफराद इकट्ठे मिल के खेल रहे हैं उनमें से जीतना एक बंदे ने है, बिल्कुल सारे तो नहीं जीतेंगे। जब जीतना एक बंदे ने तो गोया लूज़र जो हैं वो 9 अफराद हैं, तो कसीर तादाद में हैं, ज़्यादा अफराद लूज़ करने वाले हैं। तो बुनियादी तौर पे जुए के ज़रिए इंसान बहुत तेज़ी के साथ अपनी हलाल तरीके से कमाई हुई रकम को ज़ाया कर रहा होता है और उसके अगेंस्ट उसे किसी भी किस्म का कोई एडवांटेज नहीं होता है, जिस बुनियाद पर इस्लाम इस बात को मना कर रहा है कि कोई भी शख्स जुए के ज़रिए रकूम का हुसूल अपने लिए मुमकिन नहीं बनाएगा। मौलाना साहब, साथ ही साथ ये भी फरमा दीजिएगा कि इस्लाम में जुआ खेलने वाले की सज़ा भी कोई का भी तयन किया गया है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने ताज़ीरन, ताज़ीर का माना क्या है, जो काज़ी वक्त है वो इस बात का फ़ैसला करेगा कि इस जुर्म की सज़ा क्या देनी है। जुआ खेलने वाला हकीकत में अपनी रकम को ज़ाया कर रहा है और ये बड़ा अजीब सा होगा कि एक आदमी अपनी रकम को ज़ाया करने की बुनियाद पर उसको सज़ा दी जाए। ये बड़ी एक इलॉजिकल बात हमारे सामने आ रही होगी। लेकिन अगर किसी इस्लामी मुल्क में जुए की ममानियत के लिए और जुए को ख़त्म करने के लिए किसी भी किस्म का ऐसा लॉ बनाया जाए तो इस्लाम उसे मना नहीं करता है। इस्लाम उस लॉ के निफाज को यकीनी बनाता है कि वह किसी भी तरीके से जुआ खेलने वाले अफराद और उन्होंने जो रकम अपनी जुए के अंदर लगाई हुई है वो किसी भी तरीके से अगर पकड़ी जाती है तो फिर उनके ऊपर जो भी ताज़ीरी सज़ा मुकर्रर की जाएगी वो आयद हो सकती है उसके ऊपर।
आखिर में ये बताइएगा कि हमारे माशरे में जुआ जिस तेज़ी से सरायत कर रहा है उसकी वजह क्या है? बतौर इस्लामी स्कॉलर आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से हमारे माशरे में जुआ बहुत ज़्यादा खेला जाना शुरू हो गया है? एक तो बुनियादी बात यह है कि जिस आदमी को जुआ खेलने की आदत हो जाए वो जुआ खेले बगैर रह नहीं सकता है। एक तो ये बात है, मेन बात ये। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मेहनत करने का जज्बा और लगन कम होती चली जा रही है। हर इंसान शॉर्टकट के चक्कर में है और जुए से बढ़ के शॉर्टकट कोई और नहीं है। 5 साल लग गया या जिस चीज़ के ऊपर जुआ लगाया गया है वो अगर कामयाब हो गया तो रातों रात बैठे बैठे अमीर हो गए, और अगर कामयाब ना हो सका तो फिर हालत उससे भी बदतर हो जाती है। आप ये देखिए, अब तो चांद के निकलने के ऊपर जुआ होना शुरू हो गया है। वो चांद जो कि जिसकी एक शरई हैसियत है, लोगों ने उसकी शरई हैसियत को भी अब जुए की नज़र करना शुरू कर दिया है कि उनकी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी शय जिसके वकू होने के बारे में प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है। इस्लाम से दूरी है, ये दीन से दूरी है जो लोग इस किस्म की हरकतों में मुलविस होते हैं। देखिए, सब लोगों को जुए के बारे में पता है। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता कि जुआ खेलना हराम है, लेकिन मुआशरे में अखलाकी अक़दार गिरती चली जा रही हैं, अखलाकी गिरावट आ गई है। उस अखलाकी गिरावट की वजह से जो खरे और खोटे की पहचान है और जो हलाल और हराम की तमीज़ है मुआशरे में, वो ख़त्म हो गई है। और उस ख़त्म होने के नतीजे में हम इस किस्म के मामलात को होता हुआ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जुए की अगर किसी शख्स को लत लग जाए तो कहा जाता है कि ये भी मंशियात या दीगर चीज़ों की लत के बराबर ही होती है, और बंदा जो जुआ खेल रहा होता है उसकी क्रेविंग जो है उसको कई दफ़ा कुछ भी करने में, किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती है। इस बात में कितनी सदाकत है? और ये जुआ अगर कोई शख्स इस चीज़ के अंदर लग जाए तो इसको मेंटल डिसऑर्डर कहेंगे या फिर ये कुछ और है? इस चीज़ को जानने के लिए हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हिरा लियाकत साहिबा के पास आए हैं। इनसे जानेंगे कि ये जुआ खेलने वाला शख्स जो है उसका मेंटल लेवल क्या होता है। हिरा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जुआ क्या चीज़ है? जुआ देखें, जिस तरह से बाकी सारी एडिक्शंस हैं उस तरह से जुआ भी एडिक्शन है। पहले ये एडिक्शन के अंदर काउंट नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इवन जो मेंटल डिसऑर्डर्स की जो एक बुक है जिसमें सारे मेंटल डिसऑर्डर्स आर कैटेगराइज्ड, उसमें अब जो गैम्बलिंग है वो एडिक्शन के अंडर आती है। दिस इज़ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जो है दैट इज़ एन एडिक्शन। अब इसमें यह है कि ये इनिशिएट कैसे होती है उसके फैक्टर्स डिफरेंट हैं, फिर ये कंटिन्यूड कैसे रहती है उसके फैक्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे अमूमन ये देखा गया है कि सबसे पहले जब ये स्टार्ट होती है तो एक रिस्क टेकिंग, एक थ्रिल सीकिंग, ये वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, और इसके अलावा एक जो मैच्योरिटी लेवल है वो इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, वो लोग जिनके बिलीव्स और वैल्यूज़ तो हैं लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो इन लाइन नहीं है। मतलब जिस तरह से भी आपने भी कहा कि क्रेविंग होती है, तो उनके जो एक्शंस हैं वो उनके बिलीव्स और उनके वैल्यूज़ से ज़्यादा उनके इम्पल्सिव एक्शंस होते हैं कि पता तो है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो एकदम मोमेंट में आके वो कर जाते हैं। तो इनिशिएट जो है वो मोस्टली उन्हीं लोगों में ये ज़्यादा होता है जिनका डेवलपमेंटल मैच्योरिटी लेवल जो है वो ज़रा इमेच्योर होते हैं, मैच्योरिटी लेवल ज़रा कम होता है। फिर जैसे आप लोगों की ये फील्ड है, आप लोगों की फील्ड के अंदर मंशियात के आदी लोग भी आते होंगे, कुछ ऐसे भी आते होंगे जिनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होंगे या बचपन के अंदर उनको कोई मसाइल का सामना रहा होगा तो उनके बिहेवियरल डिफरेंसेस होते होंगे जी। क्या कभी आप लोगों के पास ऐसा कोई पेशेंट आया है जिसको जुए की लत पड़ी हो, और अगर नहीं आया तो इसको ठीक करने, अगर एक शख्स को जुए की लत पड़ गई तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जुए की जिनको लत होती है वो अक्सर आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनकॉमन है। अच्छा। क्योंकि आप देखें कि जुआ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ जुआ ही है और बात, इसके साथ इतनी सारी चीज़ें और आती हैं। जो इंसान जुए की लत में मुलव्वस होगा उसके साथ उसके ने फिर घर से पैसे भी उसने चुराने हैं, राइट, ठीक है। उसने जब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना है, उसको बहुत ज़्यादा उसने पैसे हार देने, फिर उसको डिप्रेशन भी है, फिर वो एंशियस भी है, फिर उसके रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इतने सारे फैक्टर्स को फिर लीड करती है कि एक प्रॉब्लम आप कह लें ये वो मसला है जो कि और जिसकी वजह से और 10 मसले जन्म लेते हैं। तो इवेंचुअली जब वो क्लाइंट आता डिप्रेशन के साथ है, लेकिन पीछे पता चलता है कि डिप्रेशन की वजह क्या है, जुआ है, जुए में कोई प्रॉपर्टी
सारी गवा दी या जुए की वजह से डिवोर्स दे दी या घर में मसले ऐसे हो गए, तो ऐसे लोग अक्सर आते हैं और इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा उसी लाइन पे चलता है जिस पे बाकी सारी एडिक्शन का चलता है। जैसे इनके ट्रीटमेंट में ये मेजरली होता है कि हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस इंसान के लिए बड़ा इजीली ये जुए में जा रहा है। फॉर एग्जांपल वो कंपनी है, वो उसके दोस्त हैं जिनके साथ कर रहे हैं, तो उनके साथ सबसे पहले डिस्टेंस कराया जाता है। इसमें फैमिली की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। फैमिली को बहुत ज़्यादा एजुकेट करना पड़ता है इस बात पे कि आपको बड़ा सपोर्टिव होने की ज़रूरत है और आपको इस इंसान के लिए किन किन चीज़ों को इंश्योर करने की ज़रूरत है। ये जो एडिक्शन है ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी आप इसको कंसिडर करती हैं कि ये स्टेटस सिंबल बन गया? लोग जुआ इसलिए भी खेलते हैं कि ये एक स्टेटस सिंबल है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये इनिशिएट आप कह लें 90% जो है ना वो सोशल इन्फ्लुएंस और जो स्टेटस सिंबल है, जिस तरह से ड्रग यूज़ अभी आजकल आपको बेहतर आइडिया होगा आइस का जो कॉन्सेप्ट, जितनी वो एकदम से ज़्यादा लोग इसमें हाइप आई है, तो वो दैट इज स्टेटस सिंबल, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव है और ऊपर से बड़ा अच्छा जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो दे आर कंसिडरिंग इट। जुआ खेलने वाले को कोई ज़हनी तस्कीन भी मिलती है, जैसे आपने बातों में आइस का जिक्र कर दिया। जी। आइस जो है वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है कि अगर आपको कोई परेशानी वगैरह है तो फॉर द टाइम बीइंग आप बिल्कुल उस चीज़ से मुबर्रा हो जाते हैं और आप बहुत सुकून में आ जाते हैं। जुआ खेलने वाले की भी कोई ऐसी कैफियत होती है? जुआ खेलने देखें, जुए में भी जो सेरोटोनिन लेवल है ना बॉडी का, हार जीत भी है ना, हार जीत भी है, कंपटीशन भी है, इसमें एस्केपिज्म का कॉन्सेप्ट भी है कि फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, उनसे आपको निजात चाहिए। और उसके बाद अगर किसी ने कोई हार गया है जुए में तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट चीज़ देखी गई है कि वो फिर इस जिद में ना कि यहाँ से हारा हूँ यहीं से वापस जीतूंगा, वो सब कुछ लुटा देते हैं। वो जो जिद है ना जी, और वो वही जो है वो तबाही का बाइस बनता है, क्योंकि वो जो जिद होती है ना कि यहाँ ही गवाया है यहीं से दोबारा करूँगा। बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप इसमें इस चीज़ से निकलने का क्या रास्ता बताएंगी कि लोग जो अगर कोई छोटे लेवल के ऊपर जुआ खेल रहा है या कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर जुआ खेल रहा है, कैसे निकल सकता है? सबसे पहले तो इसमें इंसान की अपनी मोटिवेशन होती है। अब जैसे अगर हमारे पास भी कोई आता है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हम लेवल ऑफ चेंज उसको बोलते हैं कि कोई इंसान खुद को बदलने की किस स्टेज पे है। क्या वो इसको प्रॉब्लम भी कंसिडर कर रहा है कि उसको घर वाले ज़बरदस्ती ले आए हैं? तो जो घर वाले लेके आए हैं जिसको, उसको तो सबसे पहले कन्विंस इस बात पे करना पड़ता है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम और ये आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फिर जब इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकता है कि येस दिस इज़ प्रॉब्लम, ये मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी फैमिली लाइफ में और मेरी फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है एंड आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, फिर उनकी मोटिवेशन को फॉर चेंज कंटिन्यूड रखने के लिए फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ता है साथ, और इनके बड़े रिपीटेड सेशंस आप कह लें वंस अ वीक तो फॉर श्योर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जितना गैप आएगा, प्रोफेशनल हेल्प इसमें बहुत ज़रूरी है। फैमिली को भी बहुत इन्वॉल्व करना पड़ता है, खाली एक इंसान अपने ओन पे करे तो वीक मूवमेंट्स आ जाते हैं इंसान के, जब इंसान वापस से उस तरफ पलट जाता है। तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ जो है उनकी मोटिवेशन और जो कॉन्टीन्यूड सेशन है, एक प्रोफेशनल की हेल्प है। वो प्रोफेशनल भी कोई भी हो सकता है, वो साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो कोई और काउंसलर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इवन जो हार्मोनल लेवल्स पे भी बॉडी में चेंजेस आते हैं, सेरोटोनिन लेवल जो है वो भी वो चेंज होता है। तो वो एट टाइम्स आपको जिस तरह से बाकी एडिक्शन में मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, तो इसमें अमूमन साथ जब अंडरलाइंग और फैक्टर्स भी आ रहे होते हैं, डिप्रेशन आ रही है, फिर एंजाइटी, फिर इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मूड डिसऑर्डर इसके साथ बहुत कॉमन होता है कि फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसके साथ मेडिकेशन भी चलती है। तो फिर ये है कि फॉर एवरी इंडिविजुअल ये उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी फैमिली के डायनामिक्स के अकॉर्डिंग उसका एक डिफरेंट मैनेजमेंट प्लान बनता है, जो कि डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली की सिचुएशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल। रिहेबिलिटेशन बिल्कुल मुमकिन है और बहुत सक्सेसफुल है इसकी रिहेबिलिटेशन। थैंक यू वेरी मच। आपने हिरा लियाकत की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जुआ भी एक एडिक्शन है, जिस तरह हम मंशियात की एडिक्शन समझते हैं कि सिर्फ मंशियात की ही एडिक्शन है, जो नशा करने वाला है वही एडिक्ट होता है। इनके बकौल बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये कहती हैं कि इसको भी हम लोग एडिक्शन के अंदर ही समझते हैं, और वो लोग जो ये कहते हैं कि वो सिर्फ शुगल में या टाइम पास के लिए जुआ खेल रहे हैं, वो हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि वो इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। हो सकता है कि शुरू में ये चीज़ मज़ा दे रही हो और ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप इसके अंदर इस हद तक धंस जाएंगे कि फिर आपको या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की या फिर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जुए को मेरा ख्याल है कि बहुत आम नहीं लेना चाहिए, और एज एक जिस तरह हम लोग खेल के तौर पे इसको लेते हैं कि ये जुआ है,
इस्लामी रूह से भी हमने देखा कि ये हराम करार दिया गया है। दीनी स्कॉलर कहते हैं कि इसको इस्लाम में हराम ही इसलिए करार दिया गया है कि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, पुलिस की बात करें, तो वो भी इस चीज़ से ना सिर्फ मना कर रहे हैं बल्कि इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि घर वालों को ऐसे अफराद के ऊपर नज़र रखना चाहिए जो इस लत में मुब्तला हो चुके हैं। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।